वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। और लास्ट वीडियो में हमने फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, न्यूटन्स के लॉज, इनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से फर्स्ट लॉ था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आज हम इनर्शिया सीखेंगे कि व्हाट इज इनर्शिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शियाज आर देयर, और उसके बाद हम फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। These two topics are very important because number one, they are quite related to your day-to-day life, and this topic will be repeated in your 11th class with a detailed study. ठीक है, तो अभी हम जो है इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सर इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया जो वर्ड है वो क्या है कि एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। क्या मीनिंग हुआ सर? सपोज सर मैं ये कह रहा हूं कि ये डस्टर मेरे यहाँ पाम पे रखा हुआ है, अब जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। यानी सर ये जिस स्टेट में अभी है उस स्टेट में ही रहना चाहेगा। यानी इफ अ बॉडी इज अपोजिंग और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चाहेगी मैं चलती ही रहूं, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो ये चाहेगी मैं रुकी हुई ही रहूं, अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। यानी अगर मैंने ये कहा कि अगर ये कोई रोड है और मैंने यहाँ एक बॉल है, इस बॉल पे फोर्स लगा दिया तो बॉल क्या होगी, रोल होने लग जाएगी आगे। अब एज पर इनर्शिया ये बॉल रोल ही होते रहना चाहेगी, इट विल नेवर स्टॉप अनटिल और अनलेस अपोजिंग फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन दिस बॉल। अपोजिंग फोर्स कौन सा? तो इन दिस केस देयर विल बी अ फ्रिक्शन, यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कॉन्टेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, और फाइनली ये स्टॉप होगी, ये रुकेगी। लेकिन टेंडेंसी क्या है, रुकना नहीं चाहेगी। सिमिलरली अगर सपोज ये बोर्ड है जो यहाँ पे दीवार पे अभी अटैच्ड है, तो ये बोर्ड नहीं हिलना चाहेगा कब तक, जब तक मैंने इसको यहां से शिफ्ट नहीं कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तब तक ये नहीं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो ये हर मटेरियल की, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट मीन्स अपने आप से होती है, हमें एक्सटर्नल नहीं देना पड़ता है। सभी ऑब्जेक्ट की जिसमें मास है उन सबकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहेंगे जिस स्टेट में वो अभी हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई? It is the tendency of an object which resist or oppose any change in its present state of rest or motion। सपोज यहां ये एक टेबल है, एक बेंच है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, सपोज 100 kg का बॉक्स है। 100 kg इज द मास ऑफ दिस बॉक्स। तो ये बॉक्स यहीं रहेगा जब तक इस पे कोई आप फोर्स नहीं लगाओगे। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मींस प्योर प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट मतलब अंदर से ही होती है, हम इसको बाहर से नहीं दे सकते इस प्रॉपर्टी को। तो इनर्शिया इज अ inherent property of material। ओके, तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। किस पर डिपेंड करती है ये? तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। मास, जिस बॉडी के पास ये मास है ये उस पर
डिपेंड करेगी। व्हाट इज मास? अ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट है उसी को हम मास कहते हैं। तो इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। It means if mass increases, then the its property to oppose any change is also increases, that is called inertia। यानी अगर मास को आप बढ़ाएंगे तो इनर्शिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। One by one we will discuss all the 3 types of inertia. So we start with the inertia of motion. The first is inertia of motion. डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहिए। अगर उस पर कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा है तो ही वो रुकेगी, और अदरवाइज वो चीज क्या होगी? गोइंग ऑन, मूव ऑन, चलती रहेगी। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल को आप फील भी कर चुके होंगे कि कभी हम किसी बस या कार में जा रहे हैं और बस या कार है जो चल रही है, मूव ऑन है, गोइंग ऑन है, और सडनली अगर ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ या फॉरवर्ड मूवमेंट हम कर जाते हैं और हमें इंजन हो जाते हैं। इट मीन्स व्हाट? कि सर जब गाड़ी चल रही थी, सपोज सर ये कोई बस है एंड बस में हम बैठे हैं, तो हमारे जो लेग्स हैं विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस या फ्लोर ऑफ द बस, दे आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू योर सीट। ओके, अब क्या हुआ? जो हमारी रेस्ट बॉडी है, ठीक है, वो चल रही है, लेकिन जो हमारे लेग्स हैं दे आर इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द सीट। अब जब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई किए तो हमारी लेग्स तो जैसे बस रुकी तो चूंकि उस कांटेक्ट में तो वो तो रुक गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी जो ऊपर वाली बॉडी है ये क्या चाहेगी? मैं उसी स्टेट में रहूं जिसमें मैं पहले से मैं रह रही थी। यानी इट विल ट्राई टू रिमेन इन द सेम स्टेट। तो सेम स्टेट क्या थी इसकी? ये बॉडी बस चल रही थी तो पहले ये बॉडी भी चल रही थी, लेकिन लेग्स जो है वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थे। अब जैसे ही ब्रेक लगे तो लेग्स है वो तो बस जैसे बस रुकी तो लेग्स भी रुक गए, लेकिन जो आगे जो हमारी ऊपर वाली बॉडी है ये क्या उसी डायरेक्शन में या उसी स्टेट में रहना चाहिए जिसमें वो पहले थी। तो पहले भी ये बॉडी मूव हो रही थी और अभी भी ये मूव होगी। तो सडनली जब ब्रेक लगते हैं तो हमारी ये जो ऊपर वाली बॉडी ये आगे की तरफ आती है, और इसी कारण से हम जो ग्लासेस हैं या कार में जो या बस में अपन आगे की तरफ गिरते हैं। सीट बेल्ट है वो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं। सीट बेल्ट हम पहनते हैं ये इसीलिए पहनते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो
सडनली ब्रेक लगे तो हमारे आगे वाली बॉडी जब फॉरवर्ड मूवमेंट करे तो जो बेल्ट है ये क्या करे, उसको अपोजिंग फोर्स लगाए, और अपोजिंग फोर्स लगाए तो हम किसी भी डैमेज से बच सकें। तो यहां पर हम वही एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे कि इफ अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, इफ अ मूविंग बस suddenly stops, we move forward। तो इस एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे कि अगर कोई चलती हुई बस सडनली रुकेगी तो हमारी जो बॉडी है जो कि बस से कांटेक्ट में नहीं है, पैर नो डाउट, हमारे जो लेग्स हैं दे आर इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस एंड दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट, लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है ये चल रही थी और जैसे ही ब्रेक लगे तो अभी भी ये बॉडी चलते ही रहना चाहेगी, अपोज करेगी, इसीलिए हम आगे तरफ गिरते हैं। तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सेकंड है जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप मोशन की जगह रेस्ट कर दीजिए, यहां पर ये रेस्ट। अब इसी डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा, केवल यहां पर इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अब अगेन हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सर मान लीजिए कोई बस है और आप उसमें खड़े हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ बस, और बस जो है सडनली स्टार्ट हो गई, इसमें तो क्या हुआ, सडनली स्टॉप्स हुई थी। अब मान लीजिए सडनली इफ स्टैंडिंग बस suddenly starts, we move बैकवर्ड, है ना। ऐसा हम फील भी करते हैं कि सर अगर कोई खड़ी हुई बस है, रेस्ट पोजीशन में बस है और हम उसमें खड़े हैं, हम उस बस में खड़े हैं अगर, और बस ने सडनली स्टार्ट हो गई तो हम किधर की तरफ मूव करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, तो देखिए जब बस खड़ी है तो हमारे लेग्स जो हैं वो क्या है, उसके साथ कांटेक्ट में है, तो अभी हम रेस्ट में हैं। जब और हमारी ऊपर वाली बॉडी भी क्या है, वो भी रेस्ट में ही है। जैसे बस स्टार्ट हुई तो हमारे जो लेग हैं वो तो बस के साथ साथ आगे हो गए, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अपोज कर रही है किसका, जो मोशन हो रहा है या अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है उसी में रहने का। तो पहले ऊपर वाली बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। अब जैसी बस स्टार्ट हुई तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी और हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं या बैकवर्ड मूवमेंट कर जाते हैं। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी आपने फील किया होगा। बस यहां पर डायरेक्शन कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपने देखा हो कभी शार्प टर्न लिया हो या कहीं आप बस में बैठे हो या कार में बैठे हो और उधर शार्प टर्न अगर लिया गया है तो हमारी जो बॉडी है या हम जो है बस के एक साइड में जाके शिफ्ट हो जाते हैं या घिर जाते हैं। इट मीन्स इफ अ बस टेक्स सडन टर्न, if a bus or car takes a sudden turn on a curved road, the passengers moves towards the center of the curved path. If a bus or car takes sudden turn, then passenger moves towards center of curve path। हुआ क्या कि जब एक स्ट्रेट रोड पे आप चल रहे थे, बस भी स्ट्रेट चल रही थी, तो जैसे ही टर्न किया तो हमारी बॉडी तो क्या चाहेगी, हम उसी डायरेक्शन में चलें जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे। लेकिन चूंकि सडन टर्न किया, जैसे राइट में किया, तो अपन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रीजन इज डेट
अवर बॉडी इज अपोजिंग द चेंज इन इट्स डायरेक्शन, कि हमारी जो डायरेक्शन उसको आप चेंज नहीं करें, और इस अपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली हमने तीनों टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लिए। एक हमने देखा इनर्शिया ऑफ मोशन, एक हमने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और थर्ड वन इज योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब एक टर्म आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को भी हम डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज मोमेंटम। Because as we know, Newton's second law says that force is directly proportional to rate of change of momentum, है ना। यानी जो सेकेंड लॉ था उसमें F is directly proportional to rate of change of momentum। तो ये जो वर्ड है P, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या शो करता है सर, देखिए मैंने आपको ये कहा कि सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, फॉर एग्जांपल दिस डस्टर हैज अ मास m, ओके। आई कैन पुट दिस डस्टर इन माई हैंड एंड आई कैन टीच फॉर अ लॉन्ग आवर विदाउट एनी पेन, ठीक है। मैंने इसको अपने हाथ में रखा और मैं 1-2 घंटे इसको पढ़ा सकता हूं आपको बिना कोई पेन हुए। लेकिन सपोज इसमें एक वेलोसिटी आ जाए, यानी ये मैं ऐसे अगर लेता हूं, है, मैंने वेलोसिटी दे दी, तो मास के साथ जब वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया तो एक नया इफेक्ट देखने को मिला, डेट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मीनिंग क्या हुआ कि मास के साथ अगर वेलोसिटी मिल जाए मीन्स प्रोडक्ट हो जाए, तो नया इफेक्ट देखने को मिलता है, डेट इफेक्ट इज नोन एज मोमेंटम, ओके। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. You can also define this momentum by it is a measured quantity of motion possessed by a body, ओके। ये क्या है, इट इज अ मेजर क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by an body or object, because momentum basically depends on velocity। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि एक बॉडी है m जिसका 10 kg है मास, ठीक है, और दूसरी बॉडी भी मान लीजिए m1 10 और m2 भी मान लीजिए 10 kg, सेम मास की बॉडी ले ली, ठीक है। मैंने कहा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर m1 का मोमेंटम ज्यादा है, दोनों मास सेम है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने कहा m1 का मोमेंटम ज्यादा है। इट मीन्स व्हाट, कि वेलोसिटी ऑफ m1 ज्यादा हो गई उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, या किसी इंस्टेंट में मैंने कहा अब m2 का मोमेंटम ज्यादा है, तो मास तो सेम है, तो क्या चीज चेंज हो सकती है, वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने कहा कि इट इज अ मेजर क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय एन ऑब्जेक्ट। मोशन के बारे में आपको ये जानकारी दे सकता है कि अगर मैं कह रहा हूं किसी का मोमेंटम ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी। तो ये इसका जो है बेसिक फॉर्मूला है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity means what? Whenever you define the momentum, you have to specify direction also along with the magnitude. तो momentum को जब भी आप define करेंगे तो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, या ये कहना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब सर ये क्यों है वेक्टर क्वांटिटी?
तो एज यू कैन सी मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड द वेलोसिटी। मास तो स्केलर होता है और वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी किसी स्केलर या किसी वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो हमें हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आउटपुट में मिलती है। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वी ऑल नो। तो सर वेलोसिटी, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, सो स्केलर और वेक्टर का जब भी प्रोडक्ट होगा यू विल ऑलवेज गेट वेक्टर क्वांटिटी इन योर आउटपुट। ओके, यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो यूनिट मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके मोमेंटम की यूनिट हो गई। अब सर न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें ये चीज पता है कि जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पर, या F इजिकल्स टू dp अपॉन dt। और यहां से इफ यू पुट P इजिकल्स टू mv, तो F गिव्स mass is a constant, so your answer will be F what is K? It is a proportionality constant. I have already told you about this K. Experimentally it is found value 1, its value is found 1 experimentally, so your final result will be M, and this dv upon dt becomes A. Final result will be F is equals to ma। तो यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो फोर्स है वो m में आता कैसे, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम। ठीक है, तो आज हमने मोमेंटम को डिस्कस किया, हमने इनर्शिया को डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पल्स और फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।